डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने हाइड्रोलॉजी पढ़ा था। आज हम उसके एमसीक्यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में दिया है कि ऑप्शंस में दिए हैं इनमें से कौन सा है जो कि डिफरेंट है, इन सबसे फिट नहीं हो रहा है। तो रेन यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है क्योंकि स्नो, स्टॉर्म और स्लीट ये सारे आइस की फॉर्म में होते हैं प्रेसिपिटेशन, और ये होता है वाटर की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन है, उसके रिजल्ट से किस टाइप का रेनफॉल होता है। तो अर्थ सरफेस है वो हीटेड है, उसके आसपास की जो एयर है वो हीट होती है, हीट अप होने के कारण वो लाइट होगी और वो ऊपर उठेगी, और उसके कारण जो प्रेसिपिटेशन होता है वो कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन होता है। इसकी क्या क्या हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। एरिया इसका 50 किलोमीटर स्क्वायर से कम होगा, स्मॉल ड्यूरेशन के लिए होगा और इंटेंसिटी काफी हाई होगी। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, राइजिंग ऑफ वार्मर एयर इन कोल्डर डेंसर सराउंडिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी कर्व जो होते हैं प्रेसिपिटेशन के लिए ये क्या इंडिकेट करते हैं। तो एक इंटेंसिटी ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी कर्व है, एक डेप्थ ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी कर्व है। दोनों पर ही क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरी में हमने इनको नहीं किया था क्योंकि इसमें एक ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, ये तो है ड्यूरेशन, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी और ये रिटर्न पीरियड। तो 25 ईयर का रिटर्न पीरियड का और 100 ईयर के रिटर्न पीरियड के अगर आप ग्राफ देखोगे तो ऑब्वियसली 100 वाला ऊपर बनेगा, क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी जो 100 ईयर्स में अकर हुई है वो ज़्यादा होगी जो 20 ईयर्स में अकर हुई है उससे। और ये ग्राफ होंगे वो इस तरीके से डिक्रीजिंग होंगे, यानी जैसे जैसे हम ड्यूरेशन बढ़ाएंगे इंटेंसिटी वो घटती जाएगी। यानी ज़्यादा ड्यूरेशन का कोई रेनफॉल होगा तो उसकी इंटेंसिटी है वो कम होगी, और कम ड्यूरेशन का है तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, शॉर्टर लेंथ ऑफ टाइम इट कंटिन्यूज। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया है कि रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का जो प्लॉट होगा, जो ग्राफ होगा, हम उसको क्या बोलेंगे। तो ये होता है हिटोग्राफ। मास फ्लो कर्व होता है टाइम के साथ में क्यूमुलेटिव रेनफॉल का जो ग्राफ होगा वो। तो यहाँ पर ए हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में दिया है कि इवोपोट्रांसपिरेशन जो है वो क्या है। तो इवोपोट्रांसपिरेशन है, इवोपोरेशन और ट्रांसपिरेशन में जो लॉस हो रहा है वो। तो यहाँ पर डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया है कि साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन किसके कारण अकर होते हैं। तो इसमें एक लार्ज जोन होता है जो लो प्रेशर का है, आसपास की सराउंडिंग एरियाज की जो एयर वहां पर आती है और वहां की जो लाइट एयर है उसको ऊपर उठा देती है, इसके कारण साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होता है। क्वेश्चन नंबर सेवंथ में दिया है कि कॉन्वेक्टिव स्टॉर्म रेनफॉल है, ये किसके कारण होगा। तो ये थर्मल चेंजेस के कारण होता है, हीटअप होता है जो एयर है वो अर्थ सरफेस के आसपास, और वो राइज होती है। तो यहाँ पर सडन बैरोमेट्रिक ड्रॉप, ग्रेजुअल बैरोमेट्रिक ड्रॉप्स बैरोमेट्रिक ड्रॉप्स मतलब प्रेशर से रिलेटेड बात हो रही है, ये भी प्रेशर से रिलेटेड है, तो ये टर्म्स नहीं होंगी, यहाँ पर ए होगा आंसर, थर्मल या ओरोग्राफी कॉन्वेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि कॉन्वेक्टिव स्टॉर्म रेनफॉल है वो जनरली शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन का होगा। तो स्मॉल एरिया को कवर करता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है और हाई इंटेंसिटी होती है, इसकी बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि डबल मास कर्व होता है रेन का, वो हम किस लिए प्लॉट करते हैं, किसके बीच में प्लॉट करते हैं। तो डबल मास कर्व में यहाँ पे जो कंसर्न स्टेशन है हमारा उसका क्यूमुलेटिव रेनफॉल का एवरेज होगा, और यहाँ पर जो अदर उसके नियर बाई स्टेशन हैं उनके क्यूमुलेटिव रेनफॉल का एवरेज होगा। तो यहाँ पर सी होगा, क्यूमुलेटिव टोटल एनुअल रेनफॉल एट ए स्टेशन एंड क्यूमुलेटिव एनुअल रेनफॉल एट ए नंबर ऑफ नियर बाई स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि हाइड्रोग्राफ किसका प्लॉट है। तो हाइड्रोग्राफ है ये प्लॉट होता है, इसमें यहाँ पर तो हम डिस्चार्ज लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं टाइम, तो स्ट्रीम फ्लो अगेंस्ट टाइम बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि 100 ईयर पीक डिस्चार्ज है अगर, तो उसका क्या मतलब है। तो ऑन एवरेज 100 ईयर्स में ये एक बार अकर होगा, ये इसका सिग्निफिकेंस होता है। ए में दिया मैक्सिमम डिस्चार्ज भी अकर इन 101st ईयर, तो ऐसा नहीं है कि हर 100 ईयर्स के बाद ये अकर होगा ही होगा। मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ 100 ईयर रिकरेंस इंटरवल, ये सही हो सकता है। नेक्स्ट में पीक डिस्चार्ज ड्यूरिंग प्रेसीडिंग ईयर्स विल अकर 100 ईयर्स आफ्टर दैट, नहीं। मैक्सिमम डिस्चार्ज विथ 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ रीअकरिंग ड्यूरिंग नेक्स्ट 99 ईयर्स, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि वो इंस्ट्रूमेंट जिसको हम यूज करते हैं विंड स्पीड मेजर करने के लिए, तो ये आपका होता है एनीमोमीटर। ओडोमीटर से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, जो आपके आई थिंक व्हीकल्स में जो डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो डिवाइस लगा होता है वो भी ओडोमीटर है। रोटामीटर डिस्चार्ज के लिए होता है,
और एटमोमीटर होता है ये रेट ऑफ इवोपोरेशन मेजर करता है, रेट ऑफ इवोपोरेशन। तो ए हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि नंबर ऑफ रेन गेजेस रिक्वायर्ड जो होंगे पर यूनिट एरिया, ताकि वो फेयरली रिलायबल डेटा दें। तो ये कैसे चेंज होंगे ओवर एन एरिया? तो स्मॉल फॉर हिली एरिया होगा, लार्ज फॉर लेवल टेरेन होगा। एक तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर हम करें एनालाइज, तो हमने देखा था हिली एरियाज में जब ज़्यादा होगा रेनफॉल का, जो गेजेस की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा नंबर ऑफ रेन गेजेस रिक्वायर्ड होंगे वहाँ पे। और रेनफॉल ग्रेडियंट क्या होता है कि डिस्टेंस के साथ में कैसे रेनफॉल में चेंजेस हो रहे हैं। तो वेरिएशन जितने ज़्यादा होंगे उसको कैप्चर करने के लिए हमें उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ रेन गेजेस रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ पर बी होगा, लार्ज वेन रेनफॉल ग्रेडियंट इज स्टीप। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि स्नोफॉल को हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ स्नो फॉलन पर यूनिट एरिया। तो इसको क्या डेप्थ ऑफ स्नो फॉलन की टर्म में भी हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये 5 सेमी स्नोफॉल हुआ है, 10 सेमी स्नोफॉल हुआ है। इसी के साथ में इसको इक्विवेलेंट वाटर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पर अगर आपने सारे ऑप्शंस नहीं पढ़े तो आप मिस्टेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि स्नोफॉल मेजरमेंट की साइट है वो कैसी होनी चाहिए। तो ओपन टू स्नोफॉल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, शीटेड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग विंड्स और ड्रिफ्टिंग स्नो होना चाहिए। तो सारा ही यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे किसी को अगर आइसोलेशन का कंफ्यूजन हो रहा है तो एंड इन आइसोलेशन की मतलब आसपास उसके कुछ और नहीं होना चाहिए, वो आइसोलेटेड साइट होनी चाहिए ताकि हम एक्यूरेटली मेजर कर पाए। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है थीसन पॉलीगन है, ये क्या करने के काम में आते हैं? तो थीसन पॉलीगन होते हैं जोन डिफाइन करते हैं हर एक रेन गेज स्टेशन का। जैसे मैंने बताया था कि ये 3 स्टेशन हैं फॉर एग्जांपल, ये 4 स्टेशन हैं, तो इनको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं और उसके बाद इनकी परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं जो कि इसको बाइसेक्ट करते हुए जा रही है ऐसे। इसी तरीके से इसकी भी लाइन बनेगी और इसकी भी बनेगी। तो अब ये वाला सारा एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक मतलब इसका रेनफॉल ए स्टेशन रिप्रेजेंट करेगा, इसका बी स्टेशन करेगा। तो डिफाइन द जोन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ईच स्टेशन, डिफाइन द जोन ऑफ इक्वल प्रेसिपिटेशन। ऐसे तो ये नहीं है कि ये जोन बन रहे हैं में प्रेसिपिटेशन इक्वल होगा। आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन डेटा एंड एक्यूरेट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग रेनफॉल डेटा। तो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 में दी है कि यूनिट हाइड्रोग्राफ है वो किस किस के बीच में रिलेशन देता है। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ में क्या इफेक्टिव रेनफॉल और टोटल जो यहाँ पे जो डायरेक्ट रन ऑफ आ रहा है टोटल रन ऑफ में, तो क्या होगा, सरफेस रन ऑफ भी होगा, इंटरफ्लो भी होगा, बेस फ्लो भी होगा। जब हम यूनिट हाइड्रोग्राफ की बात करते हैं तो हम उसमें बेस फ्लो हटा देते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट रन ऑफ की बात कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट रन ऑफ और इफेक्टिव रेनफॉल के बीच का कोरिलेशन हमें देगा। टोटल रन ऑफ वाले ऑप्शन हैं वो सारे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर बेस फ्लो इंक्लूडेड नहीं है यूनिट हाइड्रोग्राफ में। क्वेश्चन नंबर 18 में दिए है यूनिट हाइड्रोग्राफ की ड्यूरेशन है उसको अगर हम डिक्रीज कर दें इनफाइनाइटली, अप्रोच 0 हो जाए, मतलब इंस्टेंटली आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ 1 सेमी का यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो रेनफॉल है 1 सेमी रेनफॉल वो इंस्टेंटली अकर हो जाए टी इज इक्वल टू 0 में, तो ये इंस्टेंटेनियस हाइड्रोग्राफ होता है। ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि एस कर्व है, इसको कौन से ड्यूरेशन का यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑब्टेन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो शॉर्टर ड्यूरेशन का भी कर सकते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन का भी करते हैं। तो यहाँ पर डी होगा आंसर। यूनिट हाइड्रोग्राफ से आप सिर्फ लॉन्गर ड्यूरेशन का ही कर सकते हो, एस हाइड्रोग्राफ से दोनों कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि डेप्थ एरिया ड्यूरेशन जो स्टडीज हैं पर्टिकुलर स्टॉर्म की, तो वो क्या इंडिकेट करती हैं कि एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल है वो कैसे चेंज होगा। तो यहाँ पर एरिया है, यहाँ पर मैक्सिमम एवरेज डेप्थ है रेनफॉल का, और ये डिफरेंट आवर्स के स्टॉर्म है। जितना ज़्यादा ड्यूरेशन का आप स्टॉर्म लोगे मैक्सिमम डेप्थ ऑफ रेनफॉल ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। ज़्यादा टाइम तक बारिश हो रही है तो डेप्थ ऑफ जो रेनफॉल है वो ज़्यादा होगा। और यहाँ पर हम ले रहे हैं एरिया, तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 आवर का यहाँ बन रहा है तो 6 आवर का ऊपर बनेगा, 12 आवर का इससे ऊपर बनेगा। शेप इसका ऐसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ में एरिया के साथ में अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ा रहे हैं ये घट रहा है। मैक्सिमम एवरेज डेप्थ जो है, जैसे पहले यहाँ पर हमने ये इस एरिया के कोरस्पॉन्डिंग निकाला तो ये था, इसके को कोरस्पॉन्डिंग निकालोगे तो अब डिक्रीज हो रहा है।
तो डिक्रीजेज एज द एरिया इंक्रीजेज, सी होगा यहाँ पर आंसर। ये क्वेश्चन गुप्ता एंड गुप्ता में भी है और आई थिंक एएससी के पीवाईक्यूज में भी है और काफी बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि रन ऑफ को हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। तो रन ऑफ को हमने देखा था, इनफिल्ट्रेशन मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड से हम कर सकते हैं और रेशनल मेथड से भी कर सकते हैं। डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि घाट एरियाज ऑफ बॉम्बे के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा। तो मैंने बताया था कि इंग्लिश फॉर्मूला है, ये महाराष्ट्र के कैचमेंट्स के लिए डेवलप किया गया था। इसमें दो फॉर्मूले थे, एक घाट एरिया के लिए था, एक प्लेन एरिया के लिए था। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेसिस फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इंडो गंगेटिक प्लेन जो है उनके लिए है ये। खोसलाज फॉर्मूला था इंडिया और यूएसए के लिए। पार्कर जो फॉर्मूला था ये था जर्मनी और यूएसए के लिए, ब्रिटिश के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जो रन ऑफ के लिए अकाउंट करता है टेम्परेचर ऑफ कैचमेंट को। तो खोसला जो फॉर्मूला था वो इस तरीके से दिया गया था कि आर इक्वल होगा प्रेसिपिटेशन माइनस 0.48 टीएम। टी एम है वो मीन एनुअल टेम्परेचर है। तो इस फॉर्मूले ने रिलेट किया था रन ऑफ को टेम्परेचर से, सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में दिए है कि फ्लड डिस्चार्ज के लिए जो फॉर्मूले होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं। तो फ्लड डिस्चार्ज के फॉर्मूले एक जैसे डिकन्स फॉर्मूला आपने अगर देखा हो तो इस तरीके से होता है। इसके अलावा राइव्स फॉर्मूला भी है एक, ये है Q इज इक्वल टू CA टू 2/3। ये फॉर्मूले हमने लास्ट का जो पैराग्राफ आपके सिलेबस में जिसमें फ्लड वाला पोर्शन है वहां पर पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझ सकते हो कि A रेज टू पावर n के प्रोपोर्शनल होगा Q, और ऑब्वियसली A से तो अफेक्ट होगा ना, उससे प्रोपोर्शनल होगा, एरिया ज्यादा होगा तो डिस्चार्ज ज्यादा होगा। तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है 10% फ्लड फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है। तो 100 में से 10 चांस हैं कि वो इक्वल्ड और एक्सीड होगा किसी पर्टिकुलर ईयर में। 10% यानी 10% प्रोबेबिलिटी है उसके अकर होने की, और 10% प्रोबेबिलिटी यानी 100 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 10 बार वो इवेंट है वो अकर हो सकता है, या 100 चांसेस की बात करें तो 10 टाइम्स वो अकर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि कौन सा अजम्पशन है यहाँ पे यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी का। तो पहला है इफेक्टिव रेनफॉल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन इट्स ड्यूरेशन, यानी 2 आवर का अगर हम ड्यूरेशन ले रहे हैं तो उसमें यूनिफॉर्मली रेनफॉल अकर हो रहा है, पूरे 2 घंटे बारिश हो रही है और सेम इंटेंसिटी से हो रही है। इफेक्टिव रेनफॉल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द होल एरिया ऑफ द ड्रेनेज बेसिन, जो आपका ड्रेनेज बेसिन का पूरा एरिया है उसमें भी पूरे में बारिश हो रही है, ऐसा नहीं है कहाँ हो रही है कहाँ नहीं हो रही है, और पूरे में सेम रेट से हो रही है। The ordinate of direct runoff of common base time are directly proportional to the total amount of direct runoff represented by each hydrograph। तो यहाँ पर डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि मैक्सिमम सरफेस रन ऑफ है वो किसके फेवर में है, किसके कारण मैक्सिमम सरफेस रन ऑफ हमें मिलेगा। तो लीफ शेप्ड कैचमेंट है, यानी इस टाइप का कैचमेंट है तो उसमें तो हमें रन ऑफ स्लोली मिलेगा, मैक्सिमम सरफेस रन ऑफ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वाला एरिया कंट्रीब्यूट करेगा फिर ये वाला करेगा, इस तरीके से धीरे धीरे डिस्चार्ज है जो है वो पास होगा, मैक्सिमम डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। इम्प्रूव्ड लैंड मैनेजमेंट, लैंड मैनेजमेंट में हम यही करते हैं कि जो रन ऑफ हो रहा है उस एरिया से उसको हम कम करते हैं। अब प्रेजेंस ऑफ फॉरेस्ट एरिया होगा तो ऑब्वियसली इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा तो रन ऑफ कम होगा। तो यहाँ पर फ्लैश स्टॉर्म है ये फेवर कर रहा है मैक्सिमम सरफेस रन ऑफ को। लैंड मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि ऐसा ना हो कि एकदम से हमें बहुत ज्यादा रिवर में डिस्चार्ज मिले, जो भी रन ऑफ रिवर से पास हो रहा है उस एरिया का वो ग्रेजुअली पास हो टाइम के साथ। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि इंटरसेप्शन लॉस क्या है। इंटरसेप्शन लॉस के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इंटरसेप्शन लॉसेस तो स्टार्टिंग में ज्यादा होंगे, कोई पेड़ है कोई और ऑब्जेक्ट है तो इनिशियली कुछ तो वाटर रिटेन होगा उनकी सरफेसेस पे जो ग्राउंड सरफेस तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो इंटरसेप्शन है। तो इनिशियली वो होंगे, उसके बाद में तो एक बार वहां पे स्टोर हो गया और फुल हो गए तो बार बार नहीं होगा, तो मोर एट द बिगनिंग ऑफ स्टॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि इवोपोरेशन फ्रॉम वाटर सरफेस। तो इवोपोरेशन क्या होगा, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ाएंगे तो इवोपोरेशन घटेगा कि बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी बढ़ा रहे हैं मतलब ईए बढ़ रहा है, इवोपोरेशन प्रोपोर्शनल होता है ईएस माइनस ईए के, तो ईए बढ़ रहा है तो ये गैप कम हो रहा है, तो ह्यूमिडिटी बढ़ाने से इवोपोरेशन इंक्रीज नहीं होगा। विंड स्पीड डिक्रीज करने से भी इवोपोरेशन इंक्रीज नहीं होगा।
इज प्रोपोर्शनल टू डेफिसिट ऑफ वेपर प्रेशर। डेफिसिट ऑफ वेपर प्रेशर है ये ES माइनस EA। तो डाल्टन्स लॉ कहता है कि इवोपोरेशन है वो इसके प्रोपोर्शनल होगा। इंक्रीजेज इफ देयर सैलिनिटी और पॉल्यूशन इज इंक्रीजेज। तो कोई भी फॉरेन मैटर आता है उसमें इम्प्योरिटीज आती हैं, तो जितने सरफेस एरिया से इवोपोरेशन हो रहा है वो कम हो जाता है, क्योंकि कुछ पोर्शन पे वहाँ पे इम्प्योरिटीज भी होंगी, तो इसके कारण इवोपोरेशन है वो कम होता है। तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि इनफिल्ट्रेशन अकर्स एट ए कैपेसिटी रेट। इनफिल्ट्रेशन है वो अपनी कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी के रेट से अकर होगा, वाटर साइड लीकेज नहीं। देयर हैड बीन एंटी डिसेंट रेनफॉल, तो उससे पहले कोई रेनफॉल हुआ तो मैक्सिमम कैपेसिटी पे भी नहीं होगा। मैक्सिमम मतलब रेट से नहीं होगा, क्योंकि सोइल ड्राई होती है तो मैक्सिमम होता है इनफिल्ट्रेशन। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज लोअर देन द कैपेसिटी रेट। कैपेसिटी है 3 सेंटीमीटर पर आवर की और रेनफॉल आपका हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर आवर से, तो मैक्सिमम कैपेसिटी पे कहाँ से होगा इनफिल्ट्रेशन, पानी नहीं है इतना। तो ड्यूरिंग ए फर्स्ट फ्लैश स्टॉर्म फॉलोइंग समर, समर के बाद में एक फ्लैश स्टॉर्म आएगा जिसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, सोइल भी ड्राई है, तो इनफिल्ट्रेशन है वो मैक्सिमम होगा। डी यहाँ पर आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है कि सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज कौन सी है, मतलब क्या करती है सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज। तो ये रेनफॉल इंटेंसिटी मेजर करती है। क्यूमुलेटिव डेप्थ ऑफ रेनफॉल तो आपका नॉन रिकॉर्डिंग भी करता है, बट ये इंटेंसिटी करती है। हालांकि एग्जैक्टली इंटेंसिटी का फॉर्म में आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, बट बेसिकली टाइम के साथ में क्यूमुलेटिव रेनफॉल ये मेजर करता है, तो हम उससे इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। आपको ऑप्शंस के हिसाब से फिर जज करना पड़ेगा, चारों ऑप्शंस में सबसे एक्यूरेट है वो ऑप्शन सी ही है। क्वेश्चन नंबर 32 में दी है कि आइसोहेटल मेथड है, ये एक्यूरेट डेटा देगा हमें मीन एरियल डेप्थ ऑफ रेनफॉल का। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, तो ये काफ़ी एक्यूरेट मेथड है, प्लेन हिल्स सब जगह ये हमें अच्छा रिजल्ट देता है, तो ए होगा यहाँ पर। बी में देखें जेंटली स्लोपिंग बेसिन, तो ऐसा नहीं है, स्लोपिंग बेसिन होगा तो ही एक्यूरेट रिजल्ट देगा। व्हेन देयर आर ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन से कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं उसका कुछ लिंक नहीं है। प्रेसिपिटेशन इंक्लूड्स स्नो मेल्ट, इसका भी कुछ लिंक नहीं है कि स्नो मेल्ट है या नहीं है, तो आइसोहेटल करेक्ट रिजल्ट देगा, बट हमें ये पता है कि ये मोस्ट एक्यूरेट है। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है डबल मास एनालिसिस मेड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कंप्यूट द एवरेज एनुअल रेनफॉल कंसिस्टेंट विथ द चेंज्ड एनवायरनमेंट। कंसिस्टेंट है या नहीं तो डबल मास का यूज करते हैं। एडजस्ट द रिकॉर्ड एट ए स्टेशन टू द चेंज्ड एनवायरनमेंट, तो किसी स्टेशन का हमें डेटा करना है फाइंड आउट, तो उसके लिए भी हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कि डबल मास एनालिसिस है ये किसके लिए एक्सेप्ट, मतलब कौन सा ऐसा है जिसके लिए हम डबल मास एनालिसिस है वो यूज नहीं करेंगे। तो हमने देखा था डेटा की कंसिस्टेंसी के लिए ये चेक किया जाता है, तो एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं चेंज्ड एनवायरनमेंट के साथ। किसी स्टेशन का रिकॉर्ड है वो चेंज्ड एनवायरनमेंट के साथ हमें एडजस्ट करना है, फाइंड आउट करना है जो करेक्ट डेटा है वो। कोई भी चेंज हुई एक्सपोजर की कंडीशंस में स्टेशन पे उसके लिए हम करेंगे। सी में जो दिया है मिसिंग रेनफॉल डेटा के लिए हम ये नहीं करेंगे, मिसिंग रेनफॉल डेटा के लिए हम नॉर्मल रेशियो मेथड, आइसोएट्स मेथड वो सब यूज करते थे, तो सी हो जाएगा यहाँ पर, डबल मास कर्व हम यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया कि इओपो ट्रांसपिरेशन किस पर डिपेंड करता है, तो कौन से मेथड से हम इरिगेशन कर रहे हैं, टाइप ऑफ क्रॉप क्या है, कौन से मेथड से कैसे अफेक्ट होगा। कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनमें पूरी सोइल को हम जो लैंड सरफेस है उसको वेट नहीं करते हैं, हम प्लांट्स के आसपास की सोइल को ही वेट करते हैं, तो ऐसे में इवोपो ट्रांसपिरेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि पूरी सोइल सरफेस से इवोपोरेशन नहीं हो रहा है। टाइप ऑफ क्रॉप पर भी डिपेंड करेगा। हार्स ऑफ डे लाइट, जो ब्राइट सनसाइन है ऑब्वियसली उस पर तो करता है ये डिपेंड, तो यहाँ पर डी होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है कि कोल्ड एयर मास है ड्राइज आउट ए वार्म एयर मास, तो कोल्ड फ्रंट से क्या होगा, तो फ्रंटल प्रेसिपिटेशन में क्या होगा, इंटेंस प्रेसिपिटेशन होता है स्मॉल एरिया में। तो बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है कि वन और मोर फ्लड्स हैं इक्वल और एक्सीड हो रहे हैं 50 ईयर फ्लड। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है
कि 50 ईयर फ्लड है कोई, वो अक्कर होगा 50 ईयर्स के ड्यूरेशन में, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 50 ईयर फ्लड यानी उसका रिकरेंस इंटरवल है वो 50 ईयर है। आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, 1 साल में अक्कर होने की 1/50 होगी। 1 साल में अक्कर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस 1/50 रेज़्ड 1 माइनस 1/50। 50 ईयर्स में अक्कर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस 1/50 रेज़्ड टू पावर 50। ये अक्कर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है। इसमें अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी अगर हम ऐड करें तो ये 1 के इक्वल आएगा। कोई भी इवेंट के लिए रिलेशन ट्रू होता है कि वो या तो अकर होगा या नहीं होगा। दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ का सम करें तो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से अकर होने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल लोगे जो कि होगा रिस्क कि या तो एक टाइम अकर होगा या एक से ज़्यादा बार अकर हो सकता है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 50 रेज़्ड टू पावर 50। बिना कैलकुलेटर के इसको सोल्व करना पॉसिबल नहीं है। सोल्व करोगे कैलकुलेटर से तो आंसर आएगा 64%। क्वेश्चन नंबर 37 में दिए हैं कि फ्लड्स हैं उनको मिटिगेट करने के कम करने के जो मेथड्स हैं वो कौन से हैं? तो टेम्परेरी एक्सक्वेशन कर दें अगर हम लो लाइंग एरिया का फ्लड की वार्निंग दें, लीव्स और फ्लड बैंक्स हैं इनको कंस्ट्रक्ट करें, चैनल में इम्प्रूवमेंट करें। चैनल इम्प्रूवमेंट मतलब उसमें वीड्स वगैरह कुछ एक्स्ट्रा जो घास वगैरह उग गई है जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है फ्लो के पाथ को उसको हटा दें तो इजीली क्विकली वाटर है वो पास हो जाएगा। डिटेल में हम इसको आगे के चैप्टर में भी पढ़ेंगे। आई थिंक लास्ट का जो लेक्चर होगा उसमें इसके बारे में आएगा। अभी क्वेश्चन आ गया तो मैंने शॉर्ट में बता दिया है, आंसर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है कि इंडिया में वाटर ईयर कब से स्टार्ट होता है? वाटर ईयर यानी जो हम एनुअल रेनफॉल निकालते हैं वो कब से कब तक का निकालते हैं? तो ये वाटर ईयर 1 जून से स्टार्ट होता है यानी 1 जून से 31 मई जो होगा तब तक का एनुअल जो रेनफॉल होगा वो मतलब तब तक का टोटल रेनफॉल होगा उसको हम एनुअल रेनफॉल बोलेंगे। और ये रीज़नेबल सी भी चीज़ है कि जून के आस-पास हमारा मानसून सीज़न स्टार्ट होता है, तो उसी के पास में वाटर ईयर स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 39 में दिए है कि स्नोफॉल का इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना है वाटर तो कितना परसेंट होगा? तो 10% होगा। यानी 10 से भी स्नोफॉल हुआ है तो आप बोलोगे कि 1 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ है। ए होगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है कि हाइड्रोग्राफ है वो किससे अफेक्ट होता है? शेप ऑफ हाइड्रोग्राफ किससे अफेक्ट होता है? तो बेसिन का कैसा शेप होगा उससे भी इफेक्ट होगा। स्ट्रॉम का मूवमेंट है जो किस डायरेक्शन में हो रहा है उससे भी इफेक्ट होगा। एरियल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो उसके कारण भी हाइड्रोग्राफ का जो शेप है वो अफेक्ट होगा। हाइड्रोग्राफ का शेप अफेक्ट होगा यानी टाइम के साथ डिस्चार्ज कैसे चेंज हो रहा है वो अफेक्ट होगा। तो हमने देखा था कि कैसे फैन शेप्ड होगा या फर्न शेप्ड होगा तो डिस्चार्ज उससे अफेक्ट होगा। डिस्चार्ज अफेक्ट होगा तो हाइड्रोग्राफ अफेक्ट होगा। तो इसी तरीके से ऑल ऑफ द अबव होगा, यहाँ पे तीनों ही अफेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है कि यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी है उसका बेसिक अजम्पशन क्या है? तो ये तो बहुत पॉपुलर सा कॉमन सा क्वेश्चन है। लीनियर रिस्पॉन्स यानी आपका रेनफॉल होगा और आपका रन ऑफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और लीनियर टाइम वेरिएंस यानी टाइम के साथ में क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है कि यूनिट हाइड्रोग्राफ का बेसिक अजम्पशन क्या है? तो लीनियर रिस्पॉन्स और टाइम इनवेरिएंस बेसिक अजम्पशन है हाइड्रोग्राफ का, यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी का। लीनियर रिस्पॉन्स यानी कि रेनफॉल जो आपका है आर और आप जो प्रेसिपिटेशन है आर और जो रन ऑफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी आप प्रेसिपिटेशन को 2 टाइम्स करोगे तो रन ऑफ भी 2 टाइम्स हो जाएगा आपका। उसी के साथ में टाइम इनवेरिएंस यानी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आज रेनफॉल हो रहा है तो हमें सेम रेनफॉल के जो डिस्चार्ज मिल रहा है मतलब आज रेनफॉल हो रहा है तो किसी एक पर्टिकुलर रेनफॉल के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोई हाइड्रोग्राफ मिल रहा है तो हम 1 साल बाद भी देखेंगे तो सेम टाइप का सेम अमाउंट का रेनफॉल अगर हुआ है तो उसमें जो हाइड्रोग्राफ होगा वो भी सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि आज हुआ तो हाइड्रोग्राफ कुछ आया और कुछ टाइम बाद हाइड्रोग्राफ कुछ और आएगा सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल के लिए। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हैं और काफ़ी पॉपुलर सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है कि 4 आर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है जिसकी ऑर्डिनेट 60 मीटर क्यूब पर सेकंड है। तो 8 आर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो उसकी ऑर्डिनेट क्या होगी? तो बेसिकली 8 आर का हाइड्रोग्राफ निकालने के लिए हम 4 आर के 2 हाइड्रोग्राफ्स को जोड़ते हैं। जेन्युइन सी भी बात है कि एक 4 घंटे बारिश हो रही है, एक 8 घंटे हो रही है। तो 4 घंटे वाले के कारण डिस्चार्ज जो रिवर में है और नेक्स्ट 4 घंटे वाले के कारण होगा तो क्यूमुलेटिव हम दोनों का इफेक्ट देखेंगे। अब यहाँ पे ग्राफ की अगर हम बात करें तो ये अगर फर्स्ट 4 आर का हाइड्रोग्राफ है
तो नेक्स्ट का क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे कि मैं बोलूँगी 8 से लेके 4 से लेके 8 ओ क्लॉक तक एक तो रेनफॉल हुआ 4 घंटे का। एक क्या हुआ, 8 घंटे का हुआ। 8 घंटे का हुआ तो अब क्या हो जाएगा, 8 से 12 हो जाएगा। तो 8 से 12 का जो 4 से 12 का जो रेनफॉल है, मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि एक 4 से 8 का है और एक 8 से 12 का है। और इंडिपेंडेंटली इनके ग्राफ प्लॉट कर दिए और फिर क्युमुलेटिव इफेक्ट निकाल लिया। तो 4 से 8 का है, मैंने ये ग्राफ बना दिया। 8 से 12 का है, तो अब ये यहाँ से स्टार्ट होगा। 8 बजे स्टार्ट हो रहा है ना ये रेनफॉल, तो ये इसके 4 आवर बाद में स्टार्ट होगा जहाँ पे ये खत्म हो रहा है। मतलब ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो नेक्स्ट वाला इसके 4 आवर बाद में स्टार्ट होगा। तो ये यहाँ से स्टार्ट होके ये अब ऐसा जाएगा। अब किसी भी पॉइंट पे मुझे डिस्चार्ज निकालना है तो मैं दोनों ऑर्डिनेट्स को ऐड करूंगी। जैसे स्टार्टिंग के 4 घंटे में निकालना है तो यहाँ पर तो सिर्फ इसी के कारण डिस्चार्ज आएगा रिवर में, क्योंकि नेक्स्ट 8 से 12 वाले का तो कोई इफेक्ट नहीं आया, वो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। यहाँ पर मुझे निकालना है तो इसको और इसको, इन दोनों को मैं ऐड करूंगी। तो इसी तरीके से मुझे क्या पूछा गया, पीक कोऑर्डिनेट ऑफ 8 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो पीक ऑर्डिनेट्स है जो 8 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ का, वो क्या होगा, ये तो इसका पीक है। इसी टाइम पे अगर मैं 8 आर वाले यूनिट हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट देखूंगी तो एक तो ये ए और दूसरा ये सेकंड वाले का इफेक्ट बी, ए प्लस बी होगा। तो ऑब्वियसली वो 60 जो इसका आ रहा है एक ए, उससे तो ज्यादा होगा। एक क्या है यहाँ पे 60 है जो फर्स्ट वाले का पीक है। तो टोटल का मैं पीक देखूंगी तो इस एक को और इस बी को मैं ऐड करूंगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी ये वाला और ये वाला मैं ऐड करूंगी। तो पीक जो डिस्चार्ज होगा ऑब्वियसली 60 से तो ज्यादा होगा, तो मोर देन 60 आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है कि स्टैंडर्ड साइमंस टाइप रेन गेज है, उसका डाया क्या होगा। तो 12.7 सेंटीमीटर होता है। आपने थ्योरी लेक्चर्स अटेंड किए होंगे तो ऑब्वियसली आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है कि स्लोप एरिया मेथड है, एक्सटेंसिवली किसके लिए यूज किया जाता है। तो स्लोप एरिया मेथड है, इससे फ्लड डिस्चार्ज हम निकालते हैं। स्लोप एरिया यानी कि जो स्लोप है वो हम निकाल लें, और स्लोप हमें अगर हमें पता हो तो हम उससे वेलोसिटी निकाल लें और एरिया से मल्टीप्लाई करके डिस्चार्ज निकाल लें। अब स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसमें क्या होगा कि बहुत पहले जैसे कोई फ्लड आया है तो आसपास की जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें काफी हाइट तक पानी गया होगा, तो कुछ ना कुछ अपने मार्क तो छोड़ेगा। कुछ फ्लोटिंग मटेरियल है वहां पे चिपक जाएंगे, या आसपास के लोगों से पता करके आप पूछ सकते हो कि कहाँ तक लास्ट जो मैक्सिमम रेनफॉल था उसका पानी गया है, किस लेवल तक। तो उससे आप जो मार्क्स है ना, आपके मार्क बने हुए वहां पर, हाई वाटर मार्क्स इनको बोलेंगे, उससे स्लोप निकाल लो, उससे फिर डिस्चार्ज निकाल लो। तो यहाँ पर सी आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला है कि वर्जिन फ्लो क्या होता है। तो कोई भी मैन मेड एक्टिविटी, डाइवर्जन, हेडवर्क, डैम वगैरह कुछ आपने फ्लो को डिस्टर्ब नहीं किया है, कुछ एक्टिविटी वहां पर नहीं की है फ्लो को रेगुलेट करने के लिए, इस टाइम जो फ्लो होगा उसको हम बोलेंगे वर्जिन फ्लो। तो ए आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया बेस फ्लो क्या है। तो बेस फ्लो है कि वो डिलेड ग्राउंड वाटर फ्लो जो कि स्ट्रीम को लेट ज्वाइन करता है, क्योंकि वो काफी डीप परकोलेट हो चुका है। अब सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है कि यूनिट हाइड्रोग्राफ है, वो कौन से मतलब किस साइज के कैचमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। तो हाइड्रोग्राफ वाली थ्योरी है, जो यूनिट हाइड्रोग्राफ की थ्योरी है, वो 5000 स्क्वायर किलोमीटर से छोटे शेप के जो कैचमेंट्स होंगे उन पर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये यहाँ पर हाइड्रोलॉजी वाले चैप्टर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। इसके अलावा भी जो भी आपको आरएगोर में, गुप्ता एंड गुप्ता में क्वेश्चंस मिलते हैं हाइड्रोलॉजी के टॉपिक के, वो आप जरूर कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट में हम इरिगेशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।